हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके करंट अफेयर्स सेशन में। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। और इसमें आज का जो तो आपका 20 मई जो आज का करंट अफेयर्स है उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। डेली ये शाम को रात में 10 बजे प्रीमियर क्लास होगी, जिसमें आप इसको देख सकते हैं सोने से पहले। मतलब कह सकते हो आप सोने से पहले एक करंट अफेयर्स की डोज, ठीक है, जिसमें हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक तरह से रिवीजन टाइप आपको मिलेगा। ठीक है, 20 मई 2023 की का जो आज का पहला क्वेश्चन है वो क्या है। तो पहला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल म्यूजियम डे 23 ऑब्जर्व्ड ऑन May 18। ठीक है, हम इंटरनेशनल म्यूजियम डे की बात कर रहे हैं। मई को मनाए जाने वाला 18 मई को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2023 की थीम क्या है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की जो थीम है वो क्या है, म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेल बीइंग, हाइपर कनेक्टेड म्यूजियम, न्यू अपचोरे या अपचोरेचेज, न्यू पब्लिक्स museums app cultural hubs, the future of tradition, museums for equality, diversity and inclusions, the future of museum recover and reimaging। ठीक है, तो ये क्या है आपका, यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं ऑप्शन और इसमें बात करेंगे अगर हम, तो आज जो इसकी थीम है अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम डे की वो है म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेल बीइंग, म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेल बीइंग। मतलब हम बात कर सकते हैं इसमें, कह सकते हैं कि संग्रहालय स्थिरता और कल्याण। क्या होगा इसका मतलब, इसका मतलब होगा संग्रहालय संग्रहालय स्थिरता स्थिरता और कल्याण, ये क्या हो जाएगी, इसकी थीम हो जाएगी। ठीक है, तो ये याद रखोगे। इसका फर्स्ट आंसर क्या होगा, सही होगा, जो अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम या अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय डे जो 18 मई को मनाया जाता है इसकी थीम होगी। अच्छा, इसके डिस्क्रिप्शन पर जाकर देखेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय जो म्यूजियम डे है, ठीक है, ये 18 मई को मनाया जाता है। ठीक, इसकी जो थीम है वो है संग्रहालय स्थिरता और कल्याण। क्या होगी इसकी थीम होगी, इसको मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय परिषद के द्वारा स्थापित किया गया। कब किया गया, इसको स्थापित किया गया 1977 में। कब, तो याद रखोगे 1977 में इसकी स्थापना हुई। किसकी, इंटरनेशनल म्यूजियम डे। ठीक है, ये किसके लिए है, तो ये समाज में जो संग्रहालय हैं या जिन चीजों को रखा जा सकता है सुरक्षित, भूमिका को बढ़ावा देने के लिए समर्पित हैं। ठीक है, बाद में हम बात करेंगे इसकी कि इसकी जो 18 मई है ये प्रत्येक मई को मनाया जाता है। बाद में विभिन्न क्षेत्रों और उनसे संबंधित कार्यक्रमों को समायोजित करने के लिए तारीख को लचीला बना दिया गया। ठीक है, हम कह सकते हैं कि जो भी सांस्कृतिक चीजें हैं, ठीक है, उनको संरक्षित रखने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए, इस चीज को बढ़ावा देने के लिए, या जो सांस्कृतिक विरासत है, ठीक है, उसको सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑनलाइन रूरल एजुकेशन इनिशिएटिव लॉन्च्ड रिसेंटली बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। कौन सी पहल है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने रूरल ग्रामीण एरिया में शिक्षा की पहल को लॉन्च किया है। पहला है ऑप्शन शिक्षा, पहल, अभियान, प्रयास या पुस्तक। अगर हम बात करेंगे भारत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ये जो वीडियो एग्जाम आ रहा है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, जो 2018 वाला एग्जाम है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा पहल, उसका नाम क्या है, तो इसका नाम ही है पहल। क्या नाम है इसका, पहल। याद रखेंगे, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ इसके डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे। तो जैसे डिस्क्रिप्शन इसका दिया हुआ है कि मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा द्वारा सरोजनी नगर स्थित राजकीय यूपी सैनिक इंटर कॉलेज में ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा पहल का, कौन सी शिक्षा पहल है, पहल, उसका नाम ही है पहल, आधिकारिक रूप से सुरक्षा मतलब शुभारंभ किया गया। ठीक है, इसमें शिक्षा विभाग और आईआईटी कानपुर, इसमें ये भी याद रखोगे किस आईआईटी ने पार्टिसिपेट किया है या किस आईआईटी के सहयोग से यह पहल स्टार्ट की गई है, तो आईआईटी कानपुर। याद रखोगे आईआईटी कानपुर की
सहायता से, ठीक है, आईआईटी कानपुर की सहायता से जो माध्यम है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसको प्रदान किया जाएगा। इसके प्रमुख बिंदु क्या है? तो कार्यक्रम के शुरुआती चरण में राज्य के 10 सरकारी माध्यमिक विद्यालय पहल के हिस्से के रूप में मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करेंगे। मतलब पहले चरण में 10 विद्यालय होंगे, याद रखना कितने विद्यालय होंगे? 10 सरकारी स्कूल होंगे, ठीक है। आगे क्या कहा है हमसे? मुख्य सचिव ने अपने भाषण के दौरान ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत को एक सकारात्मक और आशाजनक शुरुआत मानते हुए इसकी सराहना की। ऑनलाइन कक्षाएं ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को विज्ञान और गणित के क्षेत्र में अध्ययन या ज्ञान प्रदान करेंगी। आयोजन के एक भाग के रूप में उत्तर प्रदेश के 10 सरकारी स्कूलों में ग्रामीण ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया गया, ठीक है। तो याद रखोगे कितने गांव में स्टार्ट किया गया है? इसको स्टार्ट किया गया है 10 गांव में, कितने? 10 स्कूलों में, ठीक है, जो सरकारी स्कूल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड हुज एज द चेयरपर्सन ऑफ द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत सरकार ने भारतीय स्पर्धा आयोग के सीसीआई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगर सीसीआई अध्यक्ष के रूप में बात करेंगे तो सीसीआई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है किसको? रवनीत कौर, आगे दिया है संगीता वर्मा, अशोक कुमार, संजय सूद या पवन कुमार, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आप याद रखोगे रवनीत कौर को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको? रवनीत कौर को, ठीक है। सीसीआई का अध्यक्ष पूछा जाए आपसे, अगर भारतीय कंपटीशन जो प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन, ठीक है ना, भारतीय या चेयरपर्सन ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है वो रणवीर कौर, इन्होंने किसका स्थान लिया है? इससे पहले मतलब एक्चुअल में अभी कौन थे जिनका इन्होंने स्थान लिया है? तो आप याद रखोगे इन्होंने स्थान लिया है अशोक कुमार गुप्ता का, ठीक है, अशोक कुमार का इन्होंने स्थान लिया है। तो अभी अशोक कुमार थे, लेकिन अब कौन बन गई है? रवनीत कौर। याद रखोगे रवनीत कौर को अपॉइंट किया गया है। चलिए कुछ डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सरकार ने रवनीत कौर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह अक्टूबर 2022 में अशोक कुमार गुप्ता के कार्यालय छोड़ने के बाद से प्रतिस्पर्धा नियामक के लिए कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं था। मतलब 2022 में इन्होंने पद छोड़ा और उसके बाद से कोई भी चेयरपर्सन इसका नहीं था, ठीक है। अब रवनीत कौर को नियुक्त कर दिया गया है, जो 1998 पंजाब कैडेट की आईएएस अधिकारी हैं, ठीक है। आगे याद रखोगे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो सीसीआई है भारत में मुख्य राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक है, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के भीतर एक वैधानिक निकाय है और प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। आगे बात करेंगे सीसीआई की स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को होती है, ठीक है। इसमें कितने? एक अध्यक्ष होता है और 6 सदस्य होते हैं। याद रखोगे ये कैसा है? एक वैधानिक निकाय है, तो यहाँ पे सदस्यों की संख्या पूछी जा सकती है, ठीक है। आगे बात करेंगे आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में, हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? नई दिल्ली। और कार्यालय क्षेत्र कहाँ पे है? तो मुंबई में भी कार्यालय क्षेत्र, 4 कार्यालय क्षेत्र है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु, ठीक है। इसमें इसके पास क्या क्या शक्तियां? प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौते और प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग के मामले में जांच करना, कंपनियों को प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं को बंद करना। मतलब ये सिर्फ मुझे लगता है कि दिखावा है, वैसा ऐसा कुछ होता नहीं है। एग्जाम में अक्सर चीटिंग होती है, लेकिन बाद में रिजल्ट फिर भी फाइनल कर दिया जाता है। जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, लेखपाल में इतनी चीटिंग हुई, सब कुछ हुआ, पता प्रूफ पेश किए गए, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और उसमें जिसने पैसे दिए तो उसको रिजल्ट घोषित कर दिया, जबकि एग्जाम कैंसिल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। विच पेट्रोलियम कंपनी हैज अनाउंस्ड टू सेट अप ₹500 करोड़ एथेनॉल प्लांट्स इन ऊना डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये ऊना डिस्ट्रिक्ट के हिमाचल प्रदेश में कौन सी कंपनी ने अपना एथेनॉल प्लांट्स लॉन्च किया, जिसका क्या है टर्नओवर कितना है? 500 करोड़, मतलब जितना वो इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। किस पेट्रोलियम कंपनी हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में 500 करोड़ रुपए का एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? किसने की है? भारत पेट्रोलियम तेल और प्राकृतिक गैस एनटीपीसी लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम
या कोल इंडिया? जल्दी से बता दो। तो जिसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट। अच्छा, इसकी बात करेंगे अगर हम, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो मुख्यमंत्री कौन है, आप याद रखोगे, हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन है, सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिन्होंने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ऊना जिले के जीतपुर, ऊना जिला याद रखोगे, जीतपुर बहेरी में अत्याधुनिक एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने की लिए प्रतिबद्ध है। 500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में एथेनॉल को के उत्पादन को बढ़ावा देना। मतलब कह सकते हो कि जो एथेनॉल है, ठीक है ना, पेट्रोलियम में जो अल्कोहल मिलाया जाता है उसके बारे में इन्होंने बात की है। ठीक है, कि एथेनॉल संयंत्र को बढ़ावा देना। मुख्यमंत्री सिक्कू ने पहल के लिए हिमाचल प्रदेश के सरकार के उत्साह को व्यक्त किया और परियोजना में 50% इक्विटी निवेश करने की इच्छा घोषित की। मतलब कह सकते हो कि इसमें 50% राज्य सरकार देगी और 50% कंपनी का हिस्सा होगा। ठीक है, एथेनॉल उत्पाद के पर ध्यान केंद्रित करना या स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करेगा। दृष्टिकोण न केवल स्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देगा बल्कि कार्बन उत्सर्जन को कम करने और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को कम करने में भी योगदान देगा। ठीक है, आगे दिया है ऊर्जा संयंत्र प्राप्त करने तथा और हरित भविष्य को बढ़ावा देने के लिए सरकार के बड़े दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए संयंत्र के संचालन का अनुमान है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये एक तरह से जो वहाँ पे वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उसको सुरक्षित रखने के लिए, ठीक है, या सस्टेनेबल डेवलपमेंट मान सकते हैं एक तरह से, कि पर्यावरण को भी नुकसान ना हो और जो कंपनियां हैं या रोजगार है लोगों को वो इजीली मिल जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, एज पर रिसेंट रेसल्फ हु हैज बीन असाइंड द इंडिपेंडेंट चार्ज एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स इन द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। मतलब हम कह सकते हैं कि जो हाल ही में फेरबदल किया गया है के अनुसार कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में किसने स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। मतलब कह सकते हैं कि जो कानून मंत्री थे किरण रिजिजू, जो अरुणाचल प्रदेश से आते हैं, उन्होंने क्या किया था, अभी सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ बयान दिए थे जिसकी वजह से उनको उनके पद से इस्तीफा देना पड़ा या उनको निकाल दिया गया। ठीक है, और इसमें क्या किया गया, यह जो कानून मंत्रालय है इसका जो राज्य मंत्री के रूप में स्वतंत्र प्रभार दिया गया है वो किसे सौंपा गया है। ठीक है, तो आप इसमें याद रखोगे ये किसे सौंपा गया है, ये सौंपा गया है आपका किसको, अर्जुन राम मेघवाल को। किसको, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट, अर्जुन राम मेघवाल को कानून और न्याय मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे अगर हम, तो किरण रिजिजू केंद्रीय कानून मंत्री थे, इनको बाहर कर दिया गया है और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इनको सौंप दिया गया है। तो याद रखोगे किस, जो किरण रिजिजू है उनको कौन सा मंत्रालय दिया गया है, पृथ्वी विज्ञान और आपका पृथ्वी विज्ञान और पोर्टफोलियो मंत्रालय दे दिया गया है। ठीक है, बनाया कौन गया है, अर्जुन राम मेघवाल को उनके मौजूदा विभागों के अलावा कानून और न्याय मंत्रालय भी इनको दे दिया गया है जिसमें ये राज्य मंत्री होंगे और स्वतंत्र प्रभार होंगे। ठीक है, और बाकी इसमें रिजिजू का कार्यकाल दिया है कि रिजिजू ने 8 जुलाई 2021 को कानून मंत्री के रूप में पदभार संभाला था। इससे पहले ये क्या क्या मंत्रालय देख चुके हैं, गृह मंत्रालय में गृह मंत्री रह चुके हैं। ठीक है, मतलब राज्य मंत्री, गृह राज्य मंत्री 2014 से 2019, मतलब जो पहली लोकसभा थी मोदी जी की उसमें ये रह चुके हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री 2019 से 21 के बीच में, फिर युवा मामले और खेल राज्य मंत्री भी रह चुके हैं स्वतंत्र प्रभार 19 से 21 के बीच में, और 21 से 23 में ये कैबिनेट मंत्री रहे कानून मंत्रालय में। ठीक है, कानून मंत्रालय के ये कैबिनेट मंत्री रहे। बात क्लियर है, बोलो जल्दी से। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, व्हाट इज द नेम ऑफ द करंट चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स हु हैज रिसेंटली कंफर्म्ड विद फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स। ठीक है, जो कौन है जो टाटा सन्स के वर्तमान अध्यक्ष का नाम क्या है, जिन्हें हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टाटा सन्स के वर्तमान अध्यक्ष, तो पहले यहाँ पे आपको बताना है टाटा सन्स के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, वो कौन है, एन चंद्रशेखरन है, जिन्हें अभी फ्रांस के
सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, टाटा समूह के अध्यक्ष एन चंद्रशेखरन को भारत और फ्रांस के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर क्या किया गया है, इनको दिया गया है। ठीक है, याद रखोगे, सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर अवार्ड प्रदान किया गया है। ठीक है, इसमें फ्रांस की यूरोप और विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने फ्रांस के राष्ट्रपति की ओर से चंद्रशेखरन को यह पुरस्कार दिया। इस साल शुरुआत में टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया ने एयरबस से 250 विमान खरीदने के लिए एयरबस के साथ बहु अरब डॉलर का सौदा किया। मतलब जो एयर इंडिया ने जो विमान खरीदे फ्रांस से, ठीक है, एयरबस से 250 विमान, उसमें जो मतलब सबसे ज्यादा जो भागीदारी थी वो एन चंद्रशेखरन की थी और इसीलिए इनको यह अवार्ड दिया गया। ठीक है, आगे बात करेंगे। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर है। ठीक है, इसकी स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने 1802 में की थी। ये जो अवार्ड है, ठीक है ना, नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये जो अवार्ड है ये फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान सैन्य, नागरिक और सांस्कृतिक मामलों के क्षेत्र में फ्रांस के लिए उनकी उत्कृष्टता सेवा के लिए फ्रांसीसी नागरिक और विदेशियों को सम्मानित किया जाता है। तो यहाँ पे क्या करती है, फ्रांस लोगों को सम्मानित करती है, चाहे वो देशी हो या विदेशी हो। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन जैसे आपका दिया है, क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार किस सरकारी योजना से अर्जित ब्याज टीडीएस के अधीन नहीं होगा? जो टीडीएस है वो ब्याज, अर्जित ब्याज है वो टीडीएस के अधीन नहीं होगा। कौन सी योजना है? राष्ट्रीय बचत पत्र, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना या महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र? जल्दी से बता दो इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। राइट आंसर क्या रहने वाला है, जल्दी से बता दो। हाँ भाई, जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर क्या रहेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अनुसार कौन सा मंत्रालय है जिसमें जो सरकारी ब्याज होगी वो टीडीएस के अंतर्गत नहीं होगी? वो है आपका महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र का जो ब्याज है वो टीडीएस के अंतर्गत नहीं आएगा, मतलब उस पर कोई भी टैक्स वगैरह देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने हाल ही में एक आधिकारिक सूचना जारी की है और उसमें बताया कि महिला सम्मान बचत पत्र प्रमाण पत्र से अर्जित ब्याज स्रोत पर कर कटौती के अधीन नहीं होगा, मतलब उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। सूचना के अनुसार यदि अर्जित ब्याज एक वित्तीय वर्ष में 40,000 रुपए से अधिक नहीं है तो कोई टीडीएस लागू नहीं होगा। याद रखना, कब लागू नहीं होगा कि वो एक वर्ष में 40,000 से ज्यादा ना हो। 40,000 से ज्यादा हो गया तो टीडीएस पर टैक्स लग जाएगा। इस घोषणा के अनुसार करने वाले व्यक्तियों को राहत मिली क्योंकि ब्याज आय अब प्राप्तकर्ता के हाथ में उनके पात्र कर स्लैब के अनुसार कर लगाया जाएगा। ठीक है, महिला सम्मान बचत पत्र प्रमाण पत्र योजना के वित्त वर्ष 2023 के दौरान विशेष रूप से लड़कियों और महिलाओं के लिए बचत विकल्प के रूप में पेश किया गया था, जो 7.5% की आकर्षक वार्षिक ब्याज दर पर प्रदान करता है और व्यक्तियों को अपने नाम से खाता खोलने को अनुमानित देता या अनुमति देता है। ठीक है, जिसमें क्या है, अधिकतम जमा सीमा 2 लाख रुपए निर्धारित की गई है, जिससे यह महिलाओं के लिए एक सुलभ और सशक्त वित्तीय साधन बन सकता है। मतलब इसमें महिलाएं लगभग मैक्सिमम 2 लाख रुपीज को इन्वेस्ट कर सकती हैं, मतलब डिपॉजिट कर सकती हैं, जिसमें उनको क्या होगा, जो खाता खुलवाना पड़ेगा और इस खाते में उनको 7.5% लगभग 7,500 रुपए 1 लाख रुपए पर उसको मिलेंगे। ठीक है, लगभग 15,000 रुपए पर ईयर इसमें ब्याज के रूप में मिलेगा जब वो 2 लाख रुपए जमा करती है। ठीक है, who has been appointed as the new petroleum and natural gas regulatory board chairman by the government। सरकार द्वारा नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मतलब कौन है जिनको प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? AK जैन, सतपाल गर्ग, SS चाहर, S रथ या संजीव नंदन? जल्दी से कमेंट कर दो
इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? जल्दी से बताओ। अगर हम बात करेंगे कि इसका जो सरकार ने अभी लॉन्च मतलब जो नियुक्त किए हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष, वो है AK जैन। कौन है? AK जैन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखेंगे। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में जो पद था वो खाली था, अब तक वो भर दिया गया है और नियुक्ति पूर्व कोयला सचिव AK जैन को 5 साल की अवधि के लिए भूमिका प्रदान की गई है। मतलब इनको 5 साल तक के लिए अपॉइंट किया गया है। यह पद दिसंबर 2020 से रिक्त था। ठीक है, जिसमें PN जैन PNGRB के पूर्व प्रमुख DK सराफ की जगह लेंगे। ये DK सराफ थे इसके पहले, जिनकी जगह पर ये जगह लेंगे। ठीक है, बाकी आके कुछ नहीं ऐसा है खास जो आपको पढ़ने की जरूरत है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? विच सिटी ऑफ इंडिया हैज रैंक्ड 6th इन एनुअल हाउसिंग प्राइस ग्रोथ अमॉन्ग 46 सिटीज ग्लोबली? भारत के किस शहर ने वैश्विक स्तर पर 46 शहरों में 46 शहरों में वार्षिक आवास मूल्य वृद्धि में छठा स्थान प्राप्त किया है? कौन सा शहर है जिसमें जो 46 शहरों में सबसे ज्यादा आवास मूल्य वृद्धि हुई है? जिसके अंदर जल्दी से बता दो कौन सा शहर है जिसके अंदर सबसे ज्यादा मूल्य वृद्धि देखी गई है 46 शहरों के अंतर्गत? तो आप सब जानते हैं वो शहर कौन सा है? मुंबई। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। रियल एस्टेट सलाहकार नाइट फ्रैंक इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक उच्च अंतः आवासीय संपत्तियों की वार्षिक मूल्य वृद्धि के मामले में 5.5% की सराहना के साथ मुंबई 46 वैश्विक शहरों में छठे स्थान पर पहुंच गया है। मतलब इंडिया का पहला, और वैसे बात करेंगे तो छठे स्थान पर। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2023 शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि बेंगलुरु और नई दिल्ली ने भी 2023 की पहली तिमाही में औसत वार्षिक कीमतों में वृद्धि दर्ज की है। इसमें दिया 2022 में मुंबई अपनी 38वीं रैंक से काफी ऊपर चला गया है और बेंगलुरु नई दिल्ली ने भी इंडेक्स रैंकिंग में ऊपर की ओर मूवमेंट देखा गया। अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक मुंबई की वृद्धि काफी हद तक शहर में मांग में वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। रिपोर्ट के अनुसार इस बात पर जोर दिया गया कि जहां सभी सेगमेंट के लिए मांग मजबूत रही, वहीं उच्च मूल्य वाले उत्पादों की बिक्री में वृद्धि देखी गई। तो जो सबसे ज्यादा वृद्धि की है वो इंडिया में किसने? मुंबई में। हु हैज बिकम द हाईएस्ट रैंकिंग साउथ एशियन वुमेन इन द न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट? तो कौन है जो न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला कौन बन गई है? तो वो भारतीय मूल की हैं और उनका नाम क्या है? जल्दी से बता दो। तो उनका नाम है प्रतिमा भुल्लर। क्या नाम है उनका? प्रतिमा भुल्लर, जो भारतीय मूल की इंडियन है। ठीक है, भारतीय मूल की हैं, जिनको न्यूयॉर्क पुलिस में सर्वोच्च रैंक, यहाँ पे देखो, सर्वोच्च रैंक प्राप्त करने वाली भारतीय मूल की महिला या दक्षिण एशियाई प्रथम महिला बन गई हैं। तो भारतीय मूल की कप्तान प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बन गई। मतलब जो भारतीय मूल है उसमें भारतीय मूल की सर्वोच्च रैंक प्राप्त करने वाली ये महिला बन गई है। ठीक है, 45 वर्षीय माल्डोनाडो का जन्म पंजाब भारत में हुआ था और जब वह 9 वर्ष की थी तब वह अपने परिवार के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका चली गई। जब वो 9 साल की थी तभी वो अमेरिका में चली गई। 1999 में NYPD में शामिल हुई और उन्होंने गश्ती अधिकारी, जासूस और सार्जेंट के रूप में भूमिका निभाई। ठीक है, वर्तमान में साउथ रिचमंड हिल क्वींस में 102वीं पुलिस प्रीसिंट की कमांडिंग ऑफिसर हैं। ठीक है, 37 वर्षीय भारतीय मूल की सिख महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट मनमीत कुनल ने कनेक्टिकट राज्य में सहायक पुलिस प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया। एशियाई मूल के विभाग की पहली सेकंड इन कमांड बन गई हैं। तो अगर बात करेंगे सेकंड इन कमांड में कौन आएगा, तो आपकी मनमीत कोलन आएंगी, और अगर फर्स्ट रैंक की बात करेंगे सर्वोच्च, तो वो कौन आ जाएंगे? आपकी प्रतिमा भुल्लर। और ये आज के 10 क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए और देखा कि कैसे 10 क्वेश्चंस आएंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे 10 के 10, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा रामबाण साबित होंगे। तो इसी के साथ दोस्तों
मिलते हैं कल फिर इसी क्लास में, इसी सेशन में। तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।